दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बढ़ते हुए खर्चे और जीवन शैली के अनुसार जो हमारी पूर्तियां हैं, जो आवश्यकता हैं, उनको पूरा करने के लिए हम आमदनी के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, नए नए सोर्स हम देखते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए, पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट करें। और जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो उस आमदनी का फ़ायदा उठाते हैं निवेश के रूप में, ताकि हमें एक अच्छी ग्रोथ मिले, फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। और निवेश जब एक आयकर सीमा के बाहर जब आता है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी लायबिलिटी हो जाती है टैक्स पे करने के लिए, जब हम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। इनके बीच किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए कि आपकी बचत निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक कैसे हो, और निवेश आपका आयकर की सीमा के अंदर किस तरह से टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। आइए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में टेलीफोन के ज़रिए। पहले आपको हमारे नंबर बता देते हैं, फ़ोन कर सकते हैं आयकर और निवेश से संबंधित जानकारी के लिए। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। 2660049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 2660049 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 1800-233-0040। नंबर आपके लिए दिखते रहेंगे स्क्रीन पर। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए, और आइए अब आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री राजीव कुमार गुप्ता जी। नमस्कार। राजीव गुप्ता जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव कुमार गुप्ता रिटायर्ड GM हैं बैंक ऑफ इंडिया से, और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। प्रिंट मीडिया में काफ़ी कुछ लेख ये आर्थिक विश्लेषण से संबंधित देते रहते हैं। काफ़ी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, सीधे निवेश से संबंधित आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री नंदन नरूला जी। नंदन जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में, टैक्स सेविंग के बारे में आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं। शुरू करते हैं राजीव जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि अब जागरूकता काफ़ी बढ़ी है लोगों के अंदर, बचत के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए, और इनकम टैक्स का भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या कारण इसके आप समझते हैं? ये जागरूकता का परिणाम आगे भविष्य में किस तरह से देखने को मिलेगा? आपने एक चीज़ बोली थी ना, लोग डरते हैं कि ज़्यादा आय बढ़ेगी तो टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आज की डेट में आदमी समझता है यदि मेरी आय बढ़ेगी और टैक्स भी यदि मैं दे दूँ, उसके बाद भी मेरी आय बढ़ी हुई लगे तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अभी ज़रूरत क्या है कि हम निवेश, अपने जो पैसों का निवेश कैसे करें जिससे कि जो नेट हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्स काटने के बाद भी ज़्यादा हो, वो सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आजकल प्रिंट मीडिया में जितने एडवर्टीज़मेंट आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से साइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे सहयोग हैं, उस सब को देखते हुए इनकम भी लोगों की बढ़ रही है और साथ साथ टैक्स पेयर्स का भी नंबर बढ़ता जा रहा है। जी नंदन जी, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र रहते हैं मार्गदर्शन के लिए, उसी तरह इनकम टैक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से टैक्स प्लानिंग की जाए, ताकि आखिरी महीनों में, जैसा कि एक मानसिकता है कि लोग फरवरी मार्च में फिर हड़बड़ाहट में टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं, तो क्या सलाह देंगे कि शुरू से साल पूरा फाइनेंशियल ईयर मिलता है सबके लिए सोचने के लिए, कैसे प्लानिंग की जाए टैक्स की? सर, जब हम 12 महीने कमा रहे हैं तो हमें बचत और निवेश पे ही पूरे 12 महीने ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि कई बार लोग बचत और निवेश को आखिरी के 2-3 महीनों के लिए रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि हड़बड़ी में फैसला लेते हैं और अच्छी जो स्कीम्स होती हैं या इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे अभी हम लोग इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, चारों तरफ हमारे जानकारी अवेलेबल है। अच्छे किसी कंसल्टेंट की मदद से या बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस ऐप्स हैं, उनकी मदद से अगर हम अपनी पूरी बचत को साल भर में लगभग 12 बराबर किस्तों में बांट देंगे तो हम बाजार में ऊपर नीचे होते हुए जो उतार चढ़ाव है उनका भी फायदा उठा सकते हैं और बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं, और अधिक से अधिक हम टैक्स भी बचा पाएंगे। तो युवा हो या वरिष्ठ, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। अलर्ट शुरू से रहना चाहिए। बिल्कुल। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जी राजीव गुप्ता जी, बचत और निवेश में बहुत मामूली सा फ़र्क है, लेकिन दिखते दोनों एक जैसे हैं। लोग समझते हैं एक ही चीज़ है, जबकि निवेश की शुरुआत बचत से होती है, और निवेश आगे चल के आपको एक आर्थिक रूप से एक आपको आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? कैसे अपनी बचत को एक अच्छे निवेश में बदला जाए? एक लेमैन के लैंग्वेज से समझा जाए तो ये है
कि अगर हमें पैसा ज़्यादा कमाना है तो दो ही तरीके हैं कि बहुत ज़्यादा काम करें, सब काम का समय बढ़ा दें, फैमिली को छोड़ दें और बहुत सारे इस दूसरे काम करते रहें। और एक तरीका क्या है कि हमारा जो बचत वाला पैसा है वही हमको पैसा कमा के दे। तो जो बचत वाला पैसा जो हमको पैसा कमा के देता है वो निवेश होता है, और बचत जो होता है जो कि आपका सरप्लस होता है, जो कि आपकी इनकम में से हर महीने बचता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अक्सर हमारे यहाँ ऐसा देखने में मिलता है, भारतीय समाज में भी देखिए कि लोग यंग एज में होते हैं, फिजिकली जब तक स्ट्रांग होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन एक एज ऐसी आती है सीनियर सिटीजन की स्थिति में जब आते हैं तो शरीर उतना ताकतवर नहीं रहता है और उतना दिमाग भी हमारा इतना एक्टिव नहीं रहता है कि हम यंग एज की तरह मेहनत कर सके। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो फिर अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं, फिर पैसा उनको कमा के देता है। वो किस तरह से होता है? देखिए क्या है कि पैसा जब आपके पास, आप यंग हैं, आपके पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्लानिंग करनी ज़रूरी है। प्लानिंग किस तरह की करनी है कि जब आप एक 60 इयर्स तक की एज पे पहुंच जाएं, 50 इयर्स की एज पे पहुंच जाएं। आजकल तो बच्चे 50 इयर्स की एज में मानने लग जाते हैं कि नॉर्मल रूटीन वर्क छोड़ करके हमको अपने पैसे से पैसा कमाना है। तो अपने जो भी सरप्लस पैसा है या जो पैसा बचा सकते हैं, सेविंग जिसे आप कहते हैं, उसको कैसे निवेश किया जाए। और निवेश हमें करने के लिए कई तरह के निवेश के आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ऐसा ऑप्शन भी है कि जो आप रिटायरमेंट के बाद है ना, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको ज़रूरत पे, आपके फैमिली के ज़रूरत पर आपको पैसा मिलता रहेगा। तो प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि स्टेज वाइज प्लानिंग, आप किस एज पर है और किस एज तक के लिए आपको पैसे की प्लानिंग करनी है। इन दोनों का समन्वय करके ही हमको निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए। जी जी, इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नंदन जी, एनपीएस। जी जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप ओल्ड एज में जाके बहुत सुकून से अपना जीवन जी सकते हैं। तो एनपीएस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए और क्या बेनिफिट्स हैं इसके? देखिए, एनपीएस एक बहुत ही अच्छी केंद्र सरकार की योजना है जी। और जिन लोगों को डर लगता है कि हम किसी प्राइवेट फंड या प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाएंगे और अगर 40 से 50 साल तक उसके पास पैसा रखा रहेगा तो पता नहीं जब हम रिटायर होंगे वो पैसा बचेगा या वो कहीं कंपनी भाग जाएगी, उन लोगों के लिए और वैसे भी देश के सभी लोगों के लिए एनपीएस जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है। ये पीएफआरडीए के द्वारा गवर्न की जाती है। इसके लिए आप लोगों को एक PRAN, जैसा कि इनकम टैक्स का पैन होता है, वैसे ही एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ये आपको लेना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने नेशनलाइज बैंक और कंपनीज को ऑथराइज किया हुआ है, आप वहाँ पे अपना फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। दो प्रकार के इसमें फंड होते हैं, टियर 1 फंड और टियर 2 फंड। टियर 1 फंड में आप इन्वेस्ट करिए, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। टियर 2 फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा आपका शेयर मार्केट में लगे, कितना डेट्स और बॉन्ड में लगे, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगे, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। और जब आप सीनियर सिटीजन बनते हैं, 60 साल के बनते हैं, तो आप यहाँ से कम्यूट करके लमसम पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं और जब तक आप रहेंगे तब तक के लिए आप एक एन्युटी परचेज करके मंथली पेंशन भी ले सकते हैं। और जो ब्यूटी है एनपीएस की वो ये है कि ये EEE स्कीम में आती है। जब पैसा लगाएंगे तब भी एग्जेम्पशन मिलेगा, जो रिटर्न आएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा और मैच्योरिटी भी इसकी एग्जेम्प्ट होगी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये निवेश करने के लिए आज के तारीख में। जी, जैसे इनका आपने एक स्कीम बताई है एनपीएस, उसी तरह है ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाँ जी, PPF, ये भी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, इन्वेस्टमेंट भी टैक्स फ्री है और जब आप निकालते हैं तो अभी आपको टैक्स देना पड़ता है। और मैं ये जैसे मुझे अब अभी प्रेम जी बोल रहे थे कि हमको निवेश के लिए प्लानिंग करनी है, मैंने देखा जब बच्चे पैदा होते हैं तब से ही है ना उनका PPF अकाउंट खोल देना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पैसा बच्चों के अकाउंट में डालते हैं वो टैक्सेबल होता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और जो PPF में आप जो भी पैसा डालते हैं बच्चों का वो टैक्सेबल नहीं होता, उसकी इनकम, उसका मतलब इनकम जो है ना वो टैक्सेबल नहीं होती। तो आप उसका एक इतना बड़ा कॉर्पस बना के दे देते हैं कि वो 25-26 साल का जब होता है तो उसके पास टैक्स फ्री पैसा होता है और उसका अर्निंग भी टैक्स फ्री होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू नहीं होती, गिनती 0 से शुरू होती है। 0 से 1 तक एक पूरा चरण होता है। उसी तरह एज फैक्टर भी काफ़ी मायने रखता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जितनी कम एज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या इंश्योरेंस सेक्टर में तो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी कौन कौन सी बैंक में स्कीम हैं जहां सेविंग की जाए? देखिए, बैंक के अंदर जो सबसे जो आपको टैक्स प्लानिंग के अगर हिसाब से चलना है के लिए, तो टैक्स सेविंग के लिए देखिए एक है ना हमारे यहाँ
टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट भी बनाई जाती है, जो 5 साल के लिए आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मिलता है जो फिक्स डिपॉजिट पे एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न स्कीम है, हालांकि मैं उसमें आप जमा तो आप 30 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन 80C के अंदर तो 1.5 लाख ही आपको एग्जाम्पशन है, तो आपको उतना ही मिलेगा। और PPF तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा अगर आपको निवेश के हिसाब से चलना है तो बहुत सारी स्कीम्स हैं बैंक के बारे में। और आजकल क्या हो गया, हमको ज़्यादातर लोगों को अपने को सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में मालूम है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा टॉपअप भी हो चुका है। तो जब आप जैसे मान लीजिए अगर सेविंग में आप बहुत पैसा रखते हैं इसलिए कि ज़रूरत पड़ेगी तो निकालूंगा, तो उसके लिए जो है ना फ्लेक्सी सेविंग्स अकाउंट को अलग अलग नामों से हर एक बैंक में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको थोड़ा पैसा रहता है आपके अकाउंट में, बाकी FDR के फॉर्म में रहता है, जब ज़रूरत होती है तो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है उसके अंदर। इसी तरह फ्लेक्सी RD है। रिकरिंग डिपॉजिट आप कुछ पैसा फिक्स बोलते हैं RD के अंदर कि भैया इतने पैसा हर इतने महीने तक डालूंगा, लेकिन फ्लेक्सी RD एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर उसके अलावा भी आप पैसा जितना पैसा चाहे बीच में राजीव जी, माफ़ कीजिए, आपको रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से, हेमराज जी। हेलो नमस्कार जी, नमस्ते हेमराज जी, सवाल कीजिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा है सर, बहुत धन्यवाद दें। थैंक यू जी, सवाल कीजिए। हेलो हेलो हेमराज जी, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हेलो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है आजकल। हेलो जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं जहाँ तक मैं समझ पाया, ये प्रोग्राम की तो तारीफ कर ही रहे थे, वही इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि किस तरह से शुरुआती टिप्स क्या होना चाहिए। उम्र के अनुसार शुरुआती टिप्स यही है कि अगर आप यंग एज में हैं तो आप में रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है। जी जी। जब रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है तो हमको ऐसे स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए जिसके अंदर कि हमको रिटर्न ज़्यादा मिले। जैसे शेयर मार्केट के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड में ही सिर्फ जाना चाहते हो तो आपको नॉर्मल डेप्ट रिलेटेड स्कीम की बजाय जो है ना शेयर मार्केट के अंदर जिसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड, उसमें जाना चाहिए। और इसी तरह जैसे आपको जिन स्कीम्स में ज़्यादा पैसा मिलता है उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन आपको यंग एज में उसमें जाना चाहिए। बट एक आफ्टर सर्टन एज जैसे 35-40 के बाद आपको सेफ है ना इन्वेस्ट करना चाहिए। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन चलता है। इतनी आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप आर्थिक आपकी सामर्थ्य कितनी है और जिम्मेदारियों को आप कितना उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि नंदन जी, निवेश करना या शुरुआत करना उतना मुश्किल नहीं है, उसको कंटिन्यू रखना वो एक चैलेंज आते हैं बीच में कई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरह से और टैक्स सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिस पर बचत की जाए और उस पर टैक्स बेनिफिट भी लिए जाए? जैसे अभी सर ने बताया ही म्यूचुअल फंड का जिक्र करा, तो म्यूचुअल फंड में ही एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको आम भाषा में हम लोग टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और अगर थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात करें तो ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे आपका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी होता है। रोज आपको बाजार के उतार चढ़ाव का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक फंड मैनेजर है जो आपके पैसों का ध्यान रख रहा है, जो बहुत काबिल है इस काम को करने के लिए। और इस ELSS में अगर आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एक अच्छी आदत बनती है। हर महीने भले 500 रुपए से आप शुरू करिए, लेकिन ये 500 रुपए का आप जो निवेश करेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जैसा आपने बताया, जितना कम उम्र में स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। तो जैसे ही आपकी नौकरी लगे या आप अपना व्यवसाय चालू करें, तभी से अगर आप ELSS में SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, टैक्स भी बचेगा और आपका पैसा भी बाजार के साथ अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। जी, एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, भोपाल से संतोष कुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी संतोष जी, सवाल कीजिए। मेरा प्रश्न पूछूं? जी सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, एक चीज बताइए, NPS में जी नेशनल पेंशन स्कीम में एंटर करने का उम्र क्या है? मतलब किस उम्र में आप एंटर कर सकते हो? जी, और एक साल में कितना पैसे जमा कर सकते हैं? उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट कितना अमाउंट तक मिलेगा? जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। सर 18 साल के ऊपर इसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं। अच्छा। और अगर हम लोग इसमें बात करें, आप अगर अपने कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट तो मिलता ही है। उसके अलावा 80CCD में अतिरिक्त 50,000 रुपए तक का बेनिफिट और मिलेगा, लेकिन ये आपको इन्वेस्टमेंट Tier 1 अकाउंट में करना पड़ेगा।
टियर 2 अगर आप अकाउंट में करेंगे तो आपका पैसा तो ग्रो करेगा लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, और यही पैसा आपका ग्रो करता रहेगा। आप 60 साल की आयु जब आपकी हो जाएगी तब आप एन्युटी परचेज कर सकते हैं या लमसम विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। राजीव गुप्ता जी, बैंक की हम बात कर रहे हैं। बैंकों पर भरोसा पीढ़ियों से हमारा रहा है। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा रहा है कि अब तो ऐसा है कि जैसे कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। अब बैंकों ने भी अपने आप को काफ़ी अपडेट किया है टेक्नोलॉजी और समय के साथ साथ। इस समय ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बैंकों ने किस तरह से सुविधाएं दी हैं अपने ग्राहकों के लिए, और उनमें सावधानी ग्राहक को क्या रखना चाहिए? किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका पासवर्ड है, आपका OTP है, या कोई भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आज की डेट में जो हैकर्स हैं वो चुराना चाहते हैं आपसे। आपको लालच देना चाहते हैं, आपको नई नई स्कीम आएगी, आपको प्राइज़ आया है, आप ये करिए, आप इसको लिंक कर दिए। किसी भी लिंक, अननोन लिंक को कभी भी सबसे पहले आप कभी भी उस लिंक को ना क्लिक ना करें, क्योंकि वो लिंक आपको कहाँ ले जाएगा वो आपको नहीं मालूम है। सबसे बड़ा तो सावधानी है। और जो आपने पहला क्वेश्चन किया, क्या क्या सुविधाएं दी हैं आज की डेट में, एक मोबाइल आपके हाथ में यदि है, उसी से ही पूरी बैंकिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा उस मोबाइल बैंकिंग से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी मोबाइल बैंकिंग से आप FDR बना सकते हैं, रिकरिंग खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, किसी का पेमेंट कर सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं। ये सब है ना, सारी की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। उसके अलावा ये मोबाइल बैंकिंग जो है ना, आपको एक रिकॉर्ड देता है कि आपको ने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं। तो एक तरह देखा जाए कि आज की डेट में इवन आप पान वाले के पास भी जाते हैं, वो तो UPI से पेमेंट चाहता है, वो भी है ना बैंक ने आपको मोबाइल बैंकिंग में दे रखा है। तो आज की डेट में ये इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आज का आपका एक मोबाइल ही आपके लिए सब कुछ हो गया है। और बाकी तो कंप्यूटर्स तो हैं ही, आप अपने कंप्यूटर से तो ऑपरेट कर सकते ही हैं इंटरनेट बैंकिंग, बट मोबाइल बैंकिंग एक बहुत बड़ा जो है हथियार बन गया है बैंक को यूज़ करने के लिए। जी, लखनऊ से कॉलर जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी। जी ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल कीजिए। जी सवाल यही है सर कि मैंने सीनियर सिटीजन में उन्होंने हमारी कहा 663 दिन की PNB में। अच्छा, उसमें हाँ हेलो, उसमें हमने सर सीनियर सिटीजन में मैंने FD कराई थी PNB में जी। उसमें 7.75% हमको ब्याज मिला। 15 लाख रुपए हमने जमा किए थे, उस वक्त 15 लाख की थी जी। इसकी अब तक 30 लाख की हो गई है। इस बार में कन्वर्ट हो जाएगी उसमें 8.20 जिसमें ब्याज चल रहा है सीनियर सिटीजन जो 5 साल तक की होती है। देखिए, आपने जितने आपने जमा कराया था पैसा ना, वो 5 साल के लिए जमा है आपका, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप जितना पैसा एक्स्ट्रा चाहते हैं वो भी उसी अकाउंट नंबर के, जो आपका अकाउंट आपने दिया खोला हुआ है उसी के ऊपर ही आपका जमा होगा। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने वाले पर पुराने रेट पे मिलेगा और नए वाले पर नए रेट से मिलेगा। जी, टेलीफोन कट चुका है। नंदन जी, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जी, है ना, वो एक इस तरह गुलदस्ता होता है कि आपको डाइवर्सिफाइड करके अपना इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा थोड़ा इधर हर सेक्टर में। बिल्कुल उसी तरह इनकम टैक्स के लिए किस तरह का आप पोर्टफोलियो सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखना चाहिए और किस तरह की फाइल तैयार की जाए ताकि आखिरी वक्त पर ढूंढना ना पड़े पेपर? जी बिल्कुल। इनकम टैक्स में अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम इनकम टैक्स पेइज को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले वो जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड लोग हैं, तो जनरली जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उन लोग को फॉर्म 16 नाम का एक डॉक्यूमेंट उनका जो एम्प्लॉयर होता है प्रोवाइड करता है, तो वो समय पे लें। फॉर्म 16 बाद की बात है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अपने HR डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी आपके टैक्स सेविंग के प्रूफ्स हैं वो आप दीजिए और डिक्लेरेशन आप दीजिए ताकि प्रॉपर आपका TDS कटना पहले चालू हो। और अगर न्यू रेजिम में ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उतने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जहाँ तक सवाल रहा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करेंगे, फॉर्म 16 एक बहुत ही मुख्य डॉक्यूमेंट है जो सभी नौकरी पेशा लोगों को रखना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन अपने इनकम टैक्स अकाउंट में अगर आप लॉगिन करेंगे तो एक नई रिपोर्ट अब जनरेट हुई है जिसका नाम AIS है। उस AIS में सेविंग्स बैंक, रिकरिंग डिपॉजिट, FD का ब्याज, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन सभी डिटेल आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स हों। यदि आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो वहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने ब्रोकर से लेके रखें। यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी या बेची है
तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी जो है रिटर्न के समय आवश्यकता पड़ेगी वो संभाल के रखें। इन्वेस्टमेंट आपने कोई भी टैक्स सेविंग किया है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, कोई डोनेशन दिया है, हाउसिंग लोन का ब्याज है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वो भी संभाल के रखें। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका रिटर्न भरने का प्रोसेस इजी कर देंगे, तो आपको आखिरी 31 जुलाई या जो भी लास्ट डेट होगी तब भागा दौड़ी आपको नहीं करना पड़ेगी। जी जी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जैसे आपने मकान यदि आप बेच रहे हैं, आपने मकान बेचा है, आपसे कैपिटल गेन के बारे में पूछना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ कि मकान जब आप बेच रहे हैं यदि ना, तो उस मकान का जो वैल्यूएशन जरूर करा लें, क्योंकि जो भी मकान आपने परचेज़ किया होगा वो काफ़ी पहले परचेज़ किया होगा और मेरे ख्याल से कैपिटल गेन 2002 के रेट्स के हिसाब से चलता है। 1 अप्रैल 2001 जो है इंडेक्सेशन की शुरुआत वहाँ से हुई है। तो उसको आपको है ना वो ज़रूरी है कि आप पुराना मकान को रिवैल्यूट कराएं 2002 के हिसाब से, सो दैट आपको कैपिटल गेन का उसमें रियल इंडेक्सेशन मिल सके। और जो कैपिटल गेन की आप बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन के लिए जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स क्यों दें सारा, ज़रूरी नहीं है कि आपको टैक्स देना ही पड़े। आपको सबसे पहले क्या है, 2 तरह की स्कीम है कैपिटल गेन को बचाने के लिए, खासतौर से प्रॉपर्टी जो आपने सेल करी है। एक स्कीम है जो ऑथराइज्ड बॉन्ड्स हैं, कैपिटल गेन बॉन्ड्स, उसमें आप 50 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं जो आपके पास सेल प्रोसीड्स आई है, और उसको 5 साल के लिए जमा कराना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको असेस करना पड़ेगा कि आपकी इंडेक्स्ड वैल्यू क्या है उस प्रॉपर्टी की और आपने कितने में बेचा है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस निकाल करके आप 50 से कम है तो पूरा का पूरा उसमें डाल सकते हैं, यदि ज़्यादा है तो 50 को उसमें डाल सकते हैं, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको मकान परचेज़ करना ही है, आपको मालूम है मैं 1-2 साल में मकान परचेज़ कर लूँगा, तो उसके लिए बैंकों में आपके 2 स्कीम है, कैपिटल गेन स्कीम ए और कैपिटल गेन स्कीम बी। ए स्कीम जो है उसमें सेविंग में पैसा रखना पड़ता है, और बी जो है वो फिक्स डिपॉजिट में पैसा आपका जमा हो जाता है। और जैसे जैसे आप जब आपको मकान बेचना होता है, आप मतलब नया मकान खरीद लेते हैं आप, तो आपको पेमेंट करनी होती है, वो उसी अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली डीडी द्वारा आपके बैंक से आप करवा सकते हैं। और यदि आप मकान खुद बना रहे हैं तो उसी तरह से स्टेज वाइज जब मकान आप बनाते रहेंगे और आपका खर्चा होता रहेगा, तो उसी अकाउंट से ही आपका पैसा निकलता रहेगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कितना ही अमाउंट आपका सेल किया हो, वो सारा का सारा अगर आपका यूटिलाइज हो जाता है इंडेक्स्ड वैल्यू का, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पर लोग मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो पैसा जो आता है वो अगली प्रॉपर्टी खरीदने तक वो बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देती हैं, उस पर टैक्स लग जाता है। नहीं, वो सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो कैपिटल गेन अकाउंट कैसे खोला जाए, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज? हर एक बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट रूरल ब्रांच छोड़ करके खोला जा सकता है। अच्छा, वहाँ आप जाइए, आपको फॉर्म भर के देंगे, एक स्पेशल फॉर्म है उसका, और जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करनी होती है। तो अगर आप वो फॉर्म यदि भर के वो अकाउंट खोल लेंगे, अगर सेविंग्स और एफडी दोनों ही खोल सकते हैं आप, जो चाहें उनको खोलेंगे यदि आप, तो उसमें आपका पैसा जैसे जमा होगा, जो आपका उसमें सारा पैसा जमा करना है, उसमें तो इंडेक्स वैल्यू का मतलब नहीं है कोई भी। तो आपका ट्रांजैक्शन के लिए ना तो आपको उसमें कोई एटीएम देंगे, आपको ना चेकबुक देंगे, मतलब आप जनरल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं अकाउंट से। होता क्या है, लोग मकान बेचते हैं, सेविंग में डाल लेते हैं, उसको ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते हैं, और फिर सीए की लोगों को परेशान करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सामान्य तौर पे सेविंग अकाउंट में ही डालते हैं, तो वो टैक्स के दायरे में भी आ जाता है और पैसा भी खर्च हो जाता है। बिल्कुल। जबकि कैपिटल गेन अकाउंट एक ऐसा है कि जिसके आप पैसा जमा करेंगे तो 3 साल तक उसका 2 साल है, 2 साल एक्चुअली। क्या है कि इसमें इनकम टैक्स रूल में कि 3 साल के अंदर आपको मकान परचेज करना होता है, ऐसे कुछ है ना, इसलिए 2 साल और 3 साल की स्कीम है। 2 साल शायद सेविंग की है और 3 साल एफडी की है। 3 साल तक आप जमा कर सकते हैं, जबकि ना आपको कैपिटल बॉन्ड के अंदर 5 ईयर्स के लिए जमा करना था, पहले 3 साल होता था। हाँ, उसे 5 ईयर्स लॉकेट पीरियड। नंदन जी, आजकल न्यू रिजीम जी और ओल्ड रिजीम, हाँ, इन दोनों में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हम टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो ओल्ड रिजीम में कुछ और उनकी इमेज होती थी और न्यू रिजीम में अलग बदल। जी, क्या फ़र्क आया है दोनों में? देखिए, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में सबसे बड़ा जो एक फ़र्क आ गया है वो ये है कि ओल्ड रेजिम का जो सबसे पॉपुलर सेक्शन है, जो हम ऐसा कहें जन्मों जन्मांतरों से चला आ रहा है, सेक्शन 80C, उस 1.5 लाख की जो 80C की जो डिडक्शन है वो न्यू रेजिम में पूरी तरीके से हटा दी गई है। इसके अलावा भी और छोटे छोटे डिडक्शन, जैसे 80D में मेडिक्लेम मिला करता था, 80E में एजुकेशन लोन, 80G में डोनेशन, तो ये कॉमन सेक्शंस हैं जो लोग यूज़ करते थे, इन सबको हटा दिया गया है। तो गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाना है और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के ऊपर भी ज़्यादा जोर देना है।
इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, टैक्स के दायरे में आए। तो उन्होंने टैक्स की दरों को कम किया है और बोला है कि आप भले टैक्स सेविंग मत करिए, लेकिन फिर आप कम टैक्स दीजिए और टैक्स के दायरे में आइए। अभी की तारीख में ऑप्शन अवेलेबल है, लोग चाहे तो न्यू स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं या ओल्ड ऑप्ट कर सकते हैं। सैलरी पेशा व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो हर साल डिसाइड कर सकता है न्यू में रहना है ओल्ड में। लेकिन अगर कोई व्यापारी है जिसकी बिजनेस हेड में इनकम टैक्सेबल होती है, उसको फैसला लेना पड़ेगा। उसने एक बार जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया वही आगे उसका चलता ये रहेगा। फर्क रहेगा, बिजनेसमैन एक बार उसने जो कर दिया वो फाइनल रहेगा, और सैलरीड जो है उसको हर साल ऑप्शन मिलेगा। रिटर्न भरते समय वो डिसाइड कर सकता है, टीडीएस कटवाते समय वो डिसाइड कर सकता है न्यू या ओल्ड स्कीम में उससे रहना है, किस में रहना चाहिए। जी जी जी। राजीव गुप्ता जी, अभी आप बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की, आपने बात की, तो म्यूचुअल फंड में भी जैसे शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन अकाउंट ये लगते हैं जो टैक्स लगते हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या कब लगते हैं और किस तरह से ये पे किया जाता है? 1 साल से कम में यदि आपका जो परचेज कराया आपने तो 1 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म गेन के अंदर में मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के अंदर बेच दिया उसको, हाँ, तो आपको शॉर्ट टर्म गेन के अंदर में आते हैं आप। और 1 साल से ऊपर यदि आपने रख लिया है तो आप लॉन्ग टर्म में आते हैं। एक खूबसूरती और भी है, यदि 1 लाख रुपए तक का आपका गेन है तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल तक का आपका क्या नाम लॉन्ग टर्म में यदि आपका प्रॉफिट आपको 1 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको बेनिफिट मिलता है उसका। वैसे भी शॉर्ट टर्म में तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे जो विशेषज्ञ यही कहते हैं कि हमेशा जो आपका विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। देखिए क्या है, ये लॉटरी वॉटरी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट। अभी आपने पूछा था ना इन्वेस्टमेंट लॉटरी नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट सोची समझी प्लानिंग के साथ आप अपना पैसे को कमाने के लिए लगाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कोई जो लोग लगाना चाहते हैं वो सोच समझ के नहीं होता, वो सिर्फ एक है ना अनुमान, एक है ना लालच, इन सब से होता है। तो शॉर्ट टर्म करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म में ही जाना चाहिए आदमी को, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म विजन आपका और गोल नंदन जी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण। किस तरह से धैर्य के साथ लोग टिके रहें, इसमें क्या सलाह देना चाहें? क्योंकि जब मार्केट अप डाउन होता है तो जब ऊपर जाता है तो खुश होते हैं कि चलो बढ़ रहा है, लेकिन जब जैसे ही नीचे आता है तो लोग घबरा के एग्जिट होने लगते हैं। क्या वो सही है या उनको धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए? देखिए, युवा पीढ़ी जो होती है, युवा पीढ़ी जैसे अभी सर ने ही बताया कि फ़ोन सबके पास अवेलेबल है, बहुत सारे बाज़ार में एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे युवा शेयर मार्केट में अब जुड़ गए हैं और ट्रेडिंग करने लगे हैं। वहाँ सभी को धैर्य रखना, जैसे आपने बोला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई गोल अगर आपने सेट किया है कि मुझे इतने वर्षों में इतना कमाना है, या आपने अगर कोई रिसर्च करके फंडामेंटल्स के बेसिस पे कोई कंपनी के शेयर सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा अगले 5 साल या 10 साल के लिए। और रोज़ रोज़ अगर आप शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे तो फिर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा उसी चीज़ में लग जाएगा और फिर वो सट्टा या जुआ बन जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा। तो यदि आपको लगता है कि आपके पास समय का अभाव है और ये शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव आपका बीपी ऊपर नीचे कर देता है, तो ऐसे में फिर आप म्यूचुअल फंड ऑप्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो आपके पैसों का ध्यान रख रहा है। आप वहाँ पे प्रति माह या जब आपके पास पैसे हो उसमें पैसा डालिए, वो पैसा आपके लिए एक फंड मैनेजर मेहनत करके आपको पैसे कमा के देगा। सही, क्योंकि बेहतर यही होगा, एक अच्छे इन्वेस्टर्स की यही पहचान है, यही स्वभाव है कि इन्वेस्ट करे वो याद रखे। अब वो उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, वो आपका फंड कहाँ अप डाउन हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, पीरियडिकली तो आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन क्या है कि आपको उसी में नहीं लगा रहना चाहिए कि आज बढ़ गया तो बेच दे और कल बढ़ गया तो नहीं बेचे। सबको आपको अपना टारगेट एक फिक्स करना जरूरी किसी भी चीज़ के लिए। बिना टारगेट के, जैसे आपने बोला, बात हो रही थी हमारी, निवेश जो है ना टारगेट फिक्स करने के साथ किया जाता है, कोई ये ना हवा में करना से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि आर्थिक व्यवहार की बात होती है, आपको जरा सी गलती आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है, और लेकिन आपका सही समय पर सही डिसीजन आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। बिल्कुल। किस तरह से पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए राजीव जी? देखिए, जब पोर्टफोलियो अगर हम शेयर मार्केट के अंदर बात करें, तो शेयर मार्केट के अंदर 3 तरह की स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स की। जैसे होती है कि एक तो होती है जो इक्विटी बेस्ड होती है, एक होती है जो कि डेब्ट बेस्ड होती है, डेब्ट मीन्स ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट, और तीसरी होती है बैलेंस फंड। तो सबसे पहले अगर आप यंग हैं
तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आपको रिस्क बियरिंग पावर ज़्यादा है आपके पास, तो आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में जाएं। और यदि आप है ना बहुत रिटायर्ड वाली स्टेज पर हैं या आपके पास कोई हैजिंग नहीं है, तो फिर आपको है ना डेट फंड में जाना चाहिए। बीच का होता है एक मिक्स, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी चाहिए और थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे शुरू में क्या होता है, आपको पैसा ज़रूर ज़्यादा इसलिए इकट्ठा करना ज़रूरी होता है, आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, बच्चों को पढ़ाना है, मेडिकल है और शादी है बच्चों की, तो उसको सब प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि हमको किस स्टेज पे कितना पैसा चाहिएगा और उसी हिसाब से डिफरेंट स्कीम्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए। नंदन जी, कई जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं उनका टीडीएस आजकल ऑलरेडी कट जाता है, जी, उनको पता नहीं रहता है, जी, है ना, और फिर बाद में अगर वो इनकम टैक्स के लिमिट में नहीं आते हैं वो, तो उनको वो वापस भी होता है, जी जी, तो वो उसको किस तरह से समझे वो? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यक्ति इनकम अर्न कर रहा है, जिसकी आय हो रही है, उसको खुद ही सचेत रहना चाहिए। थोड़े से जो बेसिक प्रावधान होते हैं आयकर के, उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि वह सही टीडीएस जो है उसकी गणना में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मदद कर सके। फिर भी यदि मान लीजिए किसी वजह से ज़्यादा टीडीएस कट जाता है, तो जब हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद वो अपना एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 की कॉपी ले सकते हैं, ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके या किसी सलाहकार की मदद से या किसी वेबसाइट की मदद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। और अब तो एक दिन के अंदर भी लोगों के रिफंड आ जाते हैं। सीपीसी का जो गवर्नमेंट ने सिस्टम स्टार्ट किया है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है, वहाँ पे बहुत ही फास्ट रिफंड्स की प्रोसेसिंग होती है। अगर आपसे रिटर्न में कोई गलती नहीं हुई है तो रिफंड आपका 24 घंटे में भी अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाता है। जी, बैंकिंग से जो बैंक वाले भी टीडीएस काट लेते हैं 10%। अगर आपका इनकम, अगर आपको ना इनकम टैक्स आपका नंबर आपने दिया हुआ है और नहीं, आपने इनकम टैक्स नंबर नहीं दिया हुआ है या पैन नंबर नहीं है आपका, तो 20% काट लेते हैं। और यदि आपकी इनकम नहीं है और आपको टैक्स कटना ही नहीं है, तो उसके लिए 15G और 15H। जी है 60 साल से नीचे वालों के लिए और H है 60 साल से ऊपर वालों के लिए। वो फॉर्म आपको अप्रैल मई में ही जमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली आजकल इंटरेस्ट ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो नॉर्मली जो है वो जून, सितंबर, दिसंबर और फिर मार्च, इसमें टैक्स कटता है आपका। तो आप अगर ऐसा कर लेंगे तो आपका टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा, और कट जाएगा तो फिर आपको इनकी सलाह लेनी, इनके सहायता लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं आयकर और निवेश के बारे में। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको एक बार फिर बता देते हैं। 26600049 टेलीफोन नंबर है और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ब्रेक पर जाने से पहले गुप्ता जी हम बात कर रहे थे इस तरह से ये टीडीएस के बारे में होता है। अब बैंक में भी कई ऐसी स्कीम्स हैं जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग बेनिफिट्स होते हो। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट है जी। 0.50 जो है सीनियर सिटीजन को और 0.75 जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। और SSS स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, तो के बारे में तो अपन बात कर ही चुके हैं, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल करके और बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, दोनों जगह अवेलेबल हैं। 15 लाख रुपए पहले था, 30 लाख रुपए तक जमा कर सकता है और उसको हर क्वार्टर पर उसका इंटरेस्ट मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली बैंकों के। और जैसे, लेकिन वो टैक्सेबल है, टैक्स मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, वो अच्छा। उसका एग्जम्प्टेड नहीं है उसका इंटरेस्ट सिर्फ ना 1.5 लाख रुपए तक जो इन्वेस्टमेंट है वो ATC के अंदर एग्जम्प्टेड है। जी, चलिए टैक्स के बारे में हम नंदन जी से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे कि किस तरह से सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पर ये लायबिलिटीज़ बनती है। सर, जैसे सर ने बताया कि काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स प्रेफर करते हैं कि इक्विटी मार्केट में ज़्यादा पैसा ना लगाएं और डेट में लगाएं। और डेट में सबसे ज़्यादा विश्वास आज भी हमारे बैंकिंग सिस्टम पे है, क्योंकि बैंकों ने भारत देश में कभी धोखा नहीं दिया है। तो प्राइवेट कंपनीज के मुकाबले लोग बैंकों पे अधिक विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में भी एक प्रावधान है कि यदि 50,000 रुपये तक का FD पे ब्याज आता है सालाना, तो बिना किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट या फॉर्मेलिटी के सीनियर सिटीजन्स को आयकर में उसकी छूट मिल जाती है सेक्शन 80 TTB में। लेकिन अब विडंबना यही है कि न्यू स्कीम में जाएंगे तो हमें ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो सरेंडर करने पड़ेंगे और जो भी टैक्स रेट है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा झटका लगने की संभावना है। उनको फैसला लेना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे कि ओल्ड स्कीम में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है या न्यू स्कीम में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल।
नॉर्मल आदमी को TTA में मिलता है बेनिफिट जी, और इनको सीनियर सिटीजन को 80 TTB में मिलता है। लेकिन TTA में जो बेनिफिट है सेविंग का है और वो हर एक को मिलता है, वो सबके लिए है वो। लेकिन ना ये इसमें ना 80 क्या नाम 50,000 इज अ गुड अमाउंट सीनियर सिटीजन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट, वी शुड गो फॉर इट। जी राजीव गुप्ता जी, बैंक की भी जो FD वगैरह जो हम करते हैं वो भी टैक्स के दायरे में आती हैं, लेकिन एक लॉक इन पीरियड जिसमें रहता है। कुछ FD ऐसी भी हैं जिसमें टैक्स में आपको छूट मिलती है। देखिए एक टैक्स सेविंग FDR होती है, लेकिन वो है ना 80C के अंदर इसको बेनिफिट मिलता है आपको जी, उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और बैंक से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है बैंक ज़्यादा दे रहा है, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसमें लॉक इन पीरियड जो है ना 5 ईयर्स होता है, उसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री नहीं होता है, टैक्स देना पड़ता है आपको जी। और बैंक में किस तरह की स्कीम है, जैसे कि कभी माइनर के नाम से कोई अकाउंट होते हैं या एडल्ट होने पे, इनमें भी कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए एडल्ट हो या माइनर हो, अगर माइनर यदि अकाउंट होगा तो उसके ऊपर जो भी आपको इनकम जनरेट करेंगे वो आपको टैक्सेबल होगी। किसको होगी? जो कि उसके पेरेंट जिसने इन्वेस्ट किया है। और अगर आप खुद अगर मेजर है तो आपको टैक्स देना ही है बैंक के अंदर। एक ख़ास चीज़ मैंने देखा, हर एक आदमी सोचता है कि बैंकों के बारे में लोगों को ये फोबिया है कि इस बैंक में पैसा रखें या उस बैंक में पैसा रखें, ये सेफ़ है या वो सेफ़ है। मैं आज तक इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री में कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ है। और अगर कोई प्राइवेट बैंक भी यदि डूबने की स्थिति में रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करी गई है या मर्ज की गई है, सपोर्ट दिया गया है। मैं अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही देखा है कि क्या हुआ था। जी जी। तो ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और कोई भी बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं उसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी, सेफ्टी बेनिफिट भी है। गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का DIGC कवर आपको प्रोवाइड करता है। तो आप ये मान के चल लीजिए, आपका पैसा यदि किसी भी बैंक में है तो आपका पैसा सेफ है। अभी तो शायद कोऑपरेटिव बैंक में भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है जी, सब वो भी उसको भी कर रहे हैं। नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक में ये प्रावधान नहीं था। तो मैं समझता हूँ सीनियर सिटीज़न को उस फोबिया से भी बाहर निकल करके और अपने डिफरेंट बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए इन्वेस्ट करने का एक मौका मिला हुआ है, वो उसको ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि बैंकों ने ग्राहकों को अपनी सेवाओं के बदले काफ़ी अच्छी गुडविल बनाई है जी, और बैकअप भी बहुत अच्छा है बैंक के पीछे, बिल्कुल, इसलिए भरोसे का एक संस्थान माना जाता है वो। ठीक है, ये हम महिलाओं की अगर बात करें नंदन जी, जी तो RBI तो सबके लिए समान रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह की वो एक नज़र से देखता है जी जी, है ना। लेकिन कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं जी, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जी, जो महिलाओं पर ही पूरी फोकस्ड होती है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। हाँ जी, वो उसके बारे में दर्शकों को बताइए। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। तो इसका उद्देश्य ये है कि यदि मान लीजिए आपके घर में बिटिया होती है तो उसके नाम से आप एक डेडिकेटेड अकाउंट जो है आप ओपन कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट जो है वो यही है कि जो भी आप इसमें पैसा डालेंगे वो आपका सेक्शन 80C में कवर होगा। बस अगेन समस्या वहीं आ जाती है कि 80C का जो बास्केट है वो इतना बड़ा हो गया है, जैसा सर ने बताया, टैक्स सेविंग FD भी उसी में आती है, ELSS भी उसी में है, यूलिप भी उसी में है, बच्चों के ट्यूशन फीस भी उसी में, और सुकन्या समृद्धि योजना का जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो बिटिया जब आपकी मेजर होगी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं स्टडीज़ के लिए या विवाह के लिए, वो भी वहीं पर जाता है। तो वो थोड़ा सा उसका मैं बोलूँगा कि एक दायरा फिर से सीमित हो जाता है कि वो 1.5 लाख के बियॉन्ड हम लोग नहीं जा पाते हैं। अच्छा, बैंक के अंदर भी है ना महिलाओं के लिए स्पेशल सेविंग स्कीम है, और अभी तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 0.5 एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल है। तो उसका बेनिफिट महिलाएं ले सकती हैं। लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स तो सभी पे बराबर है। सभी पे बराबर है। टैक्स तो एक प्राउड वाली बात होती है कि हम इस काबिल हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं। नहीं है, अब नहीं है सब में जी जी। पहले कुछ देते थे कंसेशन, वो अब नहीं है। फीमेल्स के लिए टैक्स स्लैब बहुत पहले थोड़े अलग हुआ करते थे, तो उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बराबर है सर सभी के लिए। हाँ नंदन जी, काफी कुछ फर्क आया है, सोच में भी फर्क आया है। जी जी जी, है ना।
सर इसमें क्या हुआ है, लोग पहले समझते थे कि टैक्स भरना जो है उसको एक काम की तरह लेते थे, भार समझते थे, मजबूरी भार की तरह लेते थे। लेकिन लोगों ने देखा कि उनका टैक्स का पैसा जो है देश के विकास में ही लग रहा है। आज हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम अपने देश के एयरपोर्ट देखें तो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में हैं। आज हम लोग दुनिया में तेज़ ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है हमारे देश में, और अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो लास्ट माइल डिलीवरी है, छोटे छोटे गांव तक सड़क बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो पैसा जो है वो हम ही लोगों का पैसा है, जो लोग सभी लोग जो आयकर भर रहे हैं तो उसी का पैसा है। और आयकर के साथ जीएसटी और बाकी जो सरकार के जो स्रोत है आय के, उन्हीं का पैसा है जो देश में लोगों के ही विकास पे खर्च। क्योंकि हम जिस देश के नागरिक हैं, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया, उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, कुछ ऋण होते हैं। ये गौरव की बात है कि वो हमें चुकाने का अवसर मिलता है। लेकिन मेरे को लगता है माइंडसेट भी चेंज हुआ है। पहले लोग कहते थे यार ज़्यादा कमा के क्या करेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। अब उनको ये माइंडसेट ये भी हो गया है कि भाई कमाएंगे तो उसी में से टैक्स ज़्यादा देंगे ना, इसलिए वाई नॉट टू अर्न मोर। नहीं, आजकल सोच बदल गई है। निवेश करो। पहले जैसे आपको याद होगा, जो हमारी पहले की पीढ़ी जो थी वो बचत करके ही उसमें अपना वो एक ग्रोथ समझती थी। हाँ, यस। कि हमने इतने पैसे बचा लिए और हमारी कमाई हो गई। लेकिन अब न्यू जनरेशन ये समझती है कि खूब दिल खोल के खर्च भी करती है और दिल खोल के कमाती भी है और बचाती भी है। बचाती मतलब निवेश, बचत करके निवेश भी करती है, तो उनका पैसा भी पैसे को इनकम को जनरेट करता है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए सर। पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। सर ने जैसे बताया, बैंकों के जो आजकल बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स हैं, वो भी आपके खर्चों को ट्रैक करने में आपकी मदद करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सहारा जो है सबको लेना है, क्योंकि हर जेब में फ़ोन है। जितनी देश की आबादी है उतने मोबाइल कनेक्शन है, इंटरनेट जो है गांव-गांव तक पहुंच गया है। तो हमें उसका सहारा लेना ही चाहिए टेक्नोलॉजी का, और बेहतर से बेहतर अपनी बचत को निवेश में करना चाहिए। आपको जब बिल पेमेंट करना हो, मंथली आउटगो आपका हो, एवरीथिंग यू आर हैविंग ऑन योर मोबाइल। आपको आपके मोबाइल में मालूम है आपको कि आपको इसमें आपको क्या क्या इस महीने में जाने वाला। और मोबाइल में एक ऑप्शन ये भी है कि वो ऑटोमेटिकली जमा भी हो जाएगा वहाँ पर। और साथ में जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ करना चाहिए। लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना जो है वो एक सिन है। मैं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सिन नहीं है। सिन है कि समय पर पेमेंट नहीं करना। अगर आप उस लूप में यदि आप फंस जाते हो और आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट के लूप में फंस जाओगे, अदरवाइज यू आर बेनिफिटेड। नहीं, ये भी रिस्क लेने की एक अपनी क्षमता बढ़ाते हैं ये सारी चीज़ें। भी आयकर और निवेश पर हम बात कर रहे हैं, तो नंदन जी, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है और लोग सरल सहज समझ के सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। जी। उसमें भी टैक्स के कुछ प्रावधान हैं जी, और कुछ बदलाव भी आए हैं उसमें। जी। सर देखिए, म्यूचुअल फंड में लोग SIP के माध्यम से काफ़ी आजकल इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो जब SIP के माध्यम से हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तब कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है, हम उस पैसे को निकालते हैं, जो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, जब हम उन्हें रिडीम करते हैं तब वहाँ पे कैपिटल गेन की जो है एक सिचुएशन जनरेट होती है। अब 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी व्यक्ति कैपिटल गेन जनरेट करेगा, अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को तोड़वाएगा या रिडीम करेगा, तो उसमें टैक्सेशन में काफ़ी अंतर आया है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने जिस फंड की यूनिट्स को तोड़वा के अपने अकाउंट में पैसा लिया है, उस फंड का कितना प्रतिशत पैसा इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। उसमें सरकार ने उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, 0 से 35%, 35 से 65% और 65 से 100%। अच्छा, हाँ जी। तो 65 से 100% वाली कैटेगरी इक्विटी फंड्स की कहलाती है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो दायरा है वो 1 साल है। यदि 1 साल से कम समय में आपने बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। 1 साल के बाद अगर आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका टैक्स रेट एक निर्धारित है, शॉर्ट टर्म पे आपका 15% है। लेकिन 35 से 65% का जो दायरा है उसमें 3 वर्ष जो है अब होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट है। यदि आपने 3 वर्षों तक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रख लिया है तो वो शॉर्ट टर्म ही कहलाएंगी। और 3 वर्ष के बाद अब वो लॉन्ग टर्म कहलाएंगी। और 35% के नीचे यदि आपका फंड इक्विटी में लगाता है, जो कि डेट फंड होते हैं या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फंड्स हैं, ETF है, उस केस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मायने नहीं रखता। आप कभी भी बेचेंगे, आपके स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज आया है म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी में, जो आगे आने वाले रिटर्न फाइलिंग के पीरियड में लोगों के ऊपर इम्पैक्ट। नंदन जी, हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। फिलहाल पटना बिहार से हमारे विजय शर्मा जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। जी विजय जी, हेलो।
हेलो। ऐसा है कि देहाती क्षेत्र का जो जमीन है उस पे के हाँ, जो पैसा आएगा उसको कहाँ इन्वेस्ट करें जिसमें कि टैक्स नहीं लगे। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इनसे? आप गांव के क्या बोल रहे हैं? गांव के ज़मीन को बेचने के लिए, बेच करके आप ज़मीन को क्या चाहते हैं? दूसरी ज़मीन लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उसका, या खर्च करना चाहते हैं? फ्यूचर में जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट करना होगा आदमी जमीन लेगा चाहे मकान लेगा, लेकिन फिलहाल जो बेच के अगर कहाँ रखा जाए जिसमें कि टैक्स नहीं लगे, टैक्सेबल नहीं हो। अच्छा, वही कैपिटल गेन। सर ने जैसा बताया था, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है, अपने नियरेस्ट शाखा में जाइए और वहाँ पे कैपिटल गेन डिपॉजिट लेकिन क्या है, ये जो कैपिटल गेन अकाउंट जो खुलता है ना सेविंग का और एफडीआर का, ये है ना आपको गांव में नहीं मिलेगा ये, क्योंकि है ना ये सिर्फ शहर में ही खुल सकता है। लेकिन आप गांव में रहते हैं तब भी शहर में जाके खोल सकते हैं उसको। कुछ और पूछना चाहते हैं विजय शर्मा जी? चलिए, टेलीफोन कट चुका है इनका। जी, राजीव गुप्ता जी, म्यूचुअल फंड काफ़ी ग्राहक बहुत बढ़े हैं तेजी से, अब इतनी अवेयरनेस आ गई है, पहले बहुत कम लोग समझ पाते थे इस बात को। तो ये जो बड़े हैं इसमें नई नई स्कीम्स भी आ रही हैं, तो ऐसे ऑप्शन बहुत सारे हैं, सेक्टर बहुत है म्यूचुअल फंड में भी। इस समय या आने वाले भविष्य में आप कौन सा सेक्टर ऐसा समझते हैं जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देके जाएगा? देखिए, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये बात भी सही है, लेकिन अनुमान क्या है आपका? लेकिन जिस तरह से शाइनिंग इंडिया चल रही है, हाँ, और जैसे नए जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिसके बारे में हमको साफ साफ नज़र आ रहा है, जैसे पावर सेक्टर है, और आपका आईटी में तो कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन फार्मा आज की डेट में ना, इंडिया जो है वो वर्ल्ड सप्लायर है फार्मा के अंदर, उसके बारे में सोच सकते हैं हम। तो मेरे को लगता है ये जो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे यदि आप है ना इक्विटी लिंक्ड टाइप के म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ जैसा इन्होंने बताया, अभी तो इन्होंने आज इन्होंने बताया जैसे कि डेप्ट फंड में, डेप्ट म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो आप उसमें टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो मेरे ख्याल से लोग है ना वहाँ से अलग हटना शुरू हो जाएंगे थोड़ा सा, तो बैलेंस फंड में ही आ जाएंगे वो लोग। 3 साल रखना तो ठीक है, मगर वाई टू गिव द टैक्स, क्यों दे? सही है। नंदन जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें कि क्या कौन से सेक्टर इस समय आपको लग रहे हैं कि जो भविष्य के लिए द्वार खोलते हैं? सर, अगर हम सेक्टर की बात करें तो सरकार का बहुत ज़्यादा भी पुश है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। हाँ, हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में, बहुत वर्ष पुरानी बात करें 3-4 दशक पहले, तो हमारी इकोनॉमी में मेजर हिस्सा था वो एग्रीकल्चर का था। फिर उसके बाद जब आईटी सेक्टर ने ग्रो किया तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा भारत देश में ग्रो हुआ। लेकिन हम देखें सरकार का मेक इन इंडिया कैंपेन है, और भी हम देखें कि बहुत ज़्यादा भी सरकार का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पे। तो जो ऑनलाइन ना देते हुए वास्तविक रूप में ज़मीन में काम करने वाली कंपनी है, जो कुछ वस्तु बनाएंगी, भले वो देश में बेचें या उसे एक्सपोर्ट करें, ऐसी कंपनीज में निवेश शायद आपको भविष्य में और बेहतर रिटर्न दे सके। या फिर ऐसी कंपनीज जो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, इन पे जो काम कर रही हैं, ये आपको शायद बेहतर निवेश दें। और इस सब के लिए आपको फंड मैनेजर्स पे रिलाय करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। वो 24 घंटे हमारा पैसा कैसे कमा के देगा उसके बारे में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि आप थोड़ा सा भी रिस्क उठा सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति, उम्र, गोल्स इस प्रकार हैं कि आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड पे जाएं। फिर वहाँ कोई सेक्टर सिलेक्ट करें, या इंडेक्स बेस्ड फंड्स होते हैं जहाँ पे आपका पैसा टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज में लगता है, आप उनको चूज कर सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ज़रूरी है उसके लिए भी, क्योंकि क्या है, अगर आप देखें किसी भी सेक्टोरियल फंड के अंदर देखें आप, n नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप कौन सा सेलेक्ट करें वो आपको म्यूचुअल फंड वाला तो नहीं बताएगा, वो आपको जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होगा वही बताएगा। तो आजकल सेटअप इतना ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आपको निवेश करना है और आपको माहिती बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं समझता हूँ कुछ पैसा खर्च करना ज़रूरी है। एंड यू शुड गो फॉर टेकिंग हेल्प, उनकी हेल्प लीजिए आप, और वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे। हम जो आपको बताएंगे ना वो एक बड़ा शॉर्ट टाइप की साइट होगी जो हम आपको बता रहे हैं, जनरल टाइप की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, क्योंकि देखिए किसी काम को भी अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, आगे बढ़ाना है, तो हमें विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद होता है और ज़रूरी भी है। बिल्कुल। कभी कोई लीगल हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम वकील के पास जाते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाते हैं, अकाउंट से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जो विशेषज्ञ उस फील्ड के हैं
उनकी सलाह आपके लिए ज़रूर लाभदायक होती है। और समय समय पर वो चेक भी करके आपको बताता रहेगा कि मैंने कल ये सोचा था लेकिन आज ये चेंजेस आ रहे हैं, तो लेट अस गो फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब चेंजेस वो टाइमली आपको चेंज भी करा देगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक बार लग करके आप लगे रहेंगे तो वही ठीक नहीं है। सही है। तो और चलते चलते नंदन जी क्या सलाह देना चाहेंगे कि आयकर की जो रिटर्न फाइल हम करते हैं जी, उसमें सावधानी, सतर्कता और ट्रांसपेरेंसी जो आप डिटेल देते हैं वो कितनी ज़रूरी है, और नहीं देने पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आजकल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए नियम। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी है। आपने संपत्ति का क्रय विक्रय किया, आपने म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग करी, आपको सैलरी मिली है, आपने कोई विदेश यात्रा करी है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदी है, सरकार के पास सारी जानकारी है। और जो उनके पास जानकारी है वो अब आपको AIS के माध्यम से काफ़ी हद तक देते हैं। तो वो जानकारी छुपाने की बजाय उससे संबंधित जानकारी रिटर्न में डिक्लेयर करें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि रिटर्न जल्दी प्रोसेस होगा। आप भविष्य में लगने वाली कोई पेनल्टी या ब्याज या किसी प्रकार का नोटिस जिसके लिए आपको फिर और पत्राचार और दस्तावेज ऑनलाइन आपको अपलोड करने पड़ेंगे, उन सब से आप बचेंगे और एक अच्छे आयकर दाता के रूप में आप देश की प्रगति में योगदान देते रहेंगे। जी गुप्ता जी, चलते चलते बैंकिंग के बारे में आप क्या देना चाहेंगे, या संक्षेप में बताइए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या सलाह देंगे? देखिए, फिजिकल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। समझदारी हाँ, बिल्कुल समझदारी नहीं होती। गवर्नमेंट का बहुत अच्छी स्कीम है जो कि हर महीने निकलती है, जिसके अंदर आपको 2.5% रेट ऑफ क्या नाम इंटरेस्ट भी मिलता है और उसका रेट भी कम होता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं गोल्ड के अंदर। तो यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना चाहिए, फिजिकल। हाँ, उसके अलावा जो है ना फिजिकल में नहीं जाना चाहिए। चलिए, आप दोनों विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी आपका भी, नंदन जी आपका भी, दर्शकों आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहे, अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।